अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका फिजिक्स टीचर इमरान सिद्दीक और आज हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आज के टॉपिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिसको हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपने स्टूडेंट्स पढ़ा था फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस केस में आपने एक फार्मूला ड्राइव किया था दैट वाज F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इस केस में हमने कहा था स्टूडेंट्स कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर रेल्स प्लेस करें और इन कॉपर रेल्स के ऊपर एक कॉपर का रॉड प्लेस करें और साथ हमने एक बैटरी अटैच करवाई थी, वी पोटेंशियल थी, और हमने कहा था यहाँ एक एक्सटर्नली अप्लाइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हुए इस रॉड के साथ एक बैटरी कनेक्ट की तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होती है और इस फोर्स का फार्मूला क्या था, आई एल क्रॉस बी। ओके बेटा, इसी फोर्स के फार्मूले को हमने मजीद अपग्रेड करना है कि रॉड के ऊपर एक्चुअली जो फोर्स लग रही है दैट वाज एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फोर्स एक्चुअली रॉड की लेंथ पर डायरेक्टली नहीं लग रही, ये फोर्स इस रॉड के अंदर मूविंग चार्जेस पर फोर्स लग रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, रॉड की लेंथ एल का फैक्टर रिप्लेस करना है विद द मूविंग चार्ज, यानी कि चार्जेस की वेलोसिटी के साथ क्या करना है जी, हमने रिप्लेस करना है। फॉर दिस पर्पस हम यहाँ इसके डायग्राम बना लेते हैं जी कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। आप यहाँ एक करंट कैरिंग वायर फर्ज कर ले, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने यहाँ फर्ज किया हुआ कि इस वायर गिर्द एक बैटरी अटैच है और वैसे में से करंट पास कर रहा है जी। ओके, और हमने इस वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। आप इस मैग्नेटिक फील्ड को इन ब्लैक लाइंस की शक्ल में ज़ाहिर कर दें कि मैं कहता हूँ जी हमने इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से ज़ाहिर कर दें। रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस हैं मैं इसके एटम्स को इंडिकेट नहीं करूंगा, मैं इसके सिर्फ चार्जेस को यहाँ इंडिकेट करूंगा। आप रॉड के अंदर मूविंग चार्जेस को यहाँ इंडिकेट कर दें और कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसके पॉजिटिव चार्जेस को एज अ चार्ज कैरियर कंसीडर करेंगे। हम यहाँ फर्ज कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस एंड से इस एंड की तरफ क्या है, रॉड में चार्जेस की मूवमेंट है, यानी कि चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। जबकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, जो कि मैंने यहाँ ज़ाहिर की है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके जी, हमने यहाँ ये चेक करना है कि इन मूविंग चार्जेस पर ये जो मूविंग चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, इनके मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाले चार्जेस पर कितनी फोर्स लग रही है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हम ये सारी बातें मालूम करेंगे। और हम जानते हैं चार्जेस की मूवमेंट टाइम के लिहाज से करंट कहलाती है, तो आप यहाँ चार्जेस की मूवमेंट की वजह से इस पर लगने वाली फोर्स के फार्मूले के लिए इस करंट के फार्मूले को अपग्रेड करेंगे। करंट के फार्मूले को हम यहाँ ले रहे हैं कि आई का अगर हम फार्मूले की बात करें, वी ऑल नो दैट करंट से मुराद है जी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी भी वायर से टाइम के लिहाज से जितने भी चार्जेस पास करेंगे वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, दैट इज कॉल्ड करंट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको स्टूडेंट अगर इस करंट की वैल्यू को मालूम करना है तो करंट की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें ये दो फैक्टर्स मालूम करने हैं कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इन दिस वायर that is placed in the magnetic field and the total time taken by the total charge from this end to this end। आपने Q और T की वैल्यू को मालूम करना और हम इनिशियली यहाँ डेल्टा Q की वैल्यू को मालूम करेंगे। डेल्टा Q यानी कि टोटल चार्जेस की मैग्नीट्यूड, इस वायर के अंदर जितने टोटल चार्जेस हैं आपने इन टोटल चार्जेस की मैग्नीट्यूड को मालूम करना है जी। चार्जेस की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए आपको इनिशियली ये बताना चाहिए कि हमारे पास जो वायर है इस वायर का
वॉल्यूम कितना है। मेरे पास स्टूडेंट्स जो ये रॉड है, ये रॉड आप एक वायर की शक्ल में कंसिडर कर सकते हैं कि इसकी लेंथ है और इसका एक खास क्रॉस सेक्शन एरिया है। सेम एज है, हमने यहाँ जो वायर फर्ज की है, हम कहते हैं जी इस वायर की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है। ठीक है जी। हमने कहा हुआ है कि और इस वायर में से आई करंट फ्लो कर, जो कि मैंने यहाँ फार्मूले में इंडिकेट करवाया। आपका यहाँ जो अगला काम है वो ये है कि आपने ई एल वॉल्यूम, वायर का वॉल्यूम के लिए आप इसके एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, इस वायर का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और आपने इस वायर के वॉल्यूम में इनिशियली क्या करना है जी, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मालूम करने हैं और चार्जेस मालूम करने के बाद इनकी चार्जेस की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो मैं आपको तरतीब बताने लगा हूं कि स्टूडेंट्स हम इनिशियली इस वायर में के यूनिट वॉल्यूम में, इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट हम गिवन वॉल्यूम में इनके चार्जेस की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमें वायर की नेचर पता हो तो केमिस्ट्री की जो फार्मूला आ जाए कि आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास बटा मोलर मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, आप उन्हीं त्रिकार को इस्तेमाल करते हुए एक गिवन वायर यानी कि गिवन नेचर के वायर में से नंबर ऑफ चार्जेस मालूम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमें नेचर पता है, वायर की नेचर से क्या मराद है कि वायर कॉपर की है, सिल्वर की है, गोल्ड की है, ब्रास की किसकी है, आप इसके नंबर ऑफ चार्जेस ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ स्टैंडर्ड लिया हुआ है कि हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि इस वायर की यूनिट वॉल्यूम में 10 चार्जेस हैं या 20 है या 30 है, या हम कहते हैं इसके यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 मीटर क्यूब में n चार्जेस है। आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि नंबर ऑफ चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम, तो आप यहाँ इंडिकेट कर दे जी नंबर ऑफ चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम। वायर की यूनिट वॉल्यूम में हम कहते हैं सपोज दैट n चार्जेस हैं। n से मुराद है आप कह दीजिए इसमें 100 है या 1000 है या मिलियन है या बिलियंस है। आपने फिक्स कर दिया कि इसके 1 मीटर क्यूब में इतने चार्जेस हैं। ओके जी। नाउ हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, अगर आप कंफ्यूज हैं जी। मैं कहता हूं कि इसके यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब में सपोज दैट 10 चार्जेस हैं। 2 मीटर क्यूब में कितने चार्ज होंगे स्टूडेंट्स? आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि वैल्यू आएगी 20। 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे आप जानते हैं, 30। अगर मैं कहूं हाफ मीटर क्यूब में कितने होंगे? हाफ मीटर क्यूब में नंबर ऑफ चार्जेस क्या करें, यूनिट की वैल्यू को गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, गिवन लेंथ की वैल्यू से, आपको नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे जी। सेम एज इसी सिचुएशन को हम यहाँ यूज करेंगे कि हमारे पास जो वायर है उसका वॉल्यूम सपोज दैट यूनिट नहीं है, यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है नहीं है। हमारे पास जो वायर है उसका वॉल्यूम है एल वॉल्यूम। तो हम कहेंगे जी नंबर ऑफ चार्जेस इन एल वॉल्यूम कितनी होगी? हमने कहा 2 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में n है, 2 मीटर क्यूब में 2n है, 3 मीटर क्यूब में 3n होगा। एल मीटर क्यूब में क्या होगा? एल इंटू एन। जितना वायर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को यूनिट की तादाद से मल्टीप्लाई कर दें तो गिवन वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। फिलहाल हमें मालूम हो गया कि इतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ द वायर। हमने इन चार्जेस की तादाद के बाद अगला काम करना है कि इन चार्जेस की टोटल मैग्नीट्यूड कितनी है। आपने चार्जेस की टोटल मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है जी स्टूडेंट्स, आप जैसे जानते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 10 की पावर -19 कूलम। सेम एज हमने यहाँ कहा हुआ है कि आप क्या करें, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, मैंने यहाँ कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज दैट इज 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा तो आप क्या करेंगे,
आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 को आप इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की वैल्यू होगी। अब मैं यहाँ कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप यहाँ स्मॉल क्यू से इंडिकेट कर दें। ठीक है जी, हम यहाँ नो डाउट हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, बट इन जनरल आप इसको सिंपलीफाई करने के लिए या बहुत सादा करने के लिए आपने यहाँ फर्ज किया हुआ कि सिंगल चार्ज पर मैग्नीट्यूड है स्मॉल क्यू। तो टोटल चार्ज तो कितनी होगी, टोटल तादाद को सिंगल की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, आपको टोटल चार्जेस पर टोटल मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगी। तो हम कहते हैं जी टोटल चार्ज को आप कैपिटल क्यू से या डेल्टा क्यू से इंडिकेट कर दें, और हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को एक चार्ज की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल चार्जेस की मैग्नीट्यूड आ गई। ओके, जैसे आपकी बुक वाला NaLQ लिख रहा है या AlNQ आप लिख सकते हैं यहाँ जी, फर्क नहीं पड़ता। अगला काम है आपने टी की वैल्यू को स्टूडेंट्स मालूम करना है। डेल्टा टी या टी की वैल्यू को मालूम करने के लिए आपने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना जी। हमने यहाँ टोटल चार्ज मालूम कर लिया, नाउ हमने डेल्टा टी की वैल्यू को मालूम करना है, और मैंने कहा फॉर दिस पर्पस आपने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना, दैट इज S इज इक्वल टू वी टी या वी डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि चार्ज इस एंड से इस एंड आते हुए कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं, ये चार्ज L डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो आप क्या करें, S को L से रिप्लेस करवा दें, V वेलोसिटी एज इट इज और डेल्टा टी हमें रिक्वायर है। अब V को उधर ले जाकर डिवाइड करवा दे, हमारे पास फैक्टर आ जाएगा कि जी L ओवर V इज इक्वल टू डेल्टा टी। आपको डेल्टा टी का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, L ओवर V इज इक्वल टू डेल्टा टी। गिवन सिचुएशन के मुताबिक हमें ये वैल्यूज मिल गई। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि हमें डेल्टा टी की वैल्यू मिल गई। आप इस डेल्टा टी की वैल्यू को और डेल्टा क्यू की वैल्यू को इस करंट के फार्मूला में पुट करें, हमें करंट की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप इस करंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। करंट के फार्मूले को मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूं कि वी नो दैट करंट वाज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और यहाँ आप डेल्टा क्यू की वैल्यू को दर्ज करवा दें। डेल्टा क्यू किसके बराबर, AlNQ। डेल्टा क्यू की जगह आप इसकी वैल्यू को दर्ज करवा दे AlNQ ओवर डेल्टा डी इज इक्वल टू L ओवर V। यहाँ V स्टूडेंट्स वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, आप इस I को एज इट इज लिखते हैं, दैट इज एक्चुअली करंट। ये V ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम देख सकते हैं ये L इस L से कट गया, तो हमारे पास करंट का फार्मूला बच गया AnQV, ये NaQV, मैं इसे तरतीब से लिख रहा हूं NaQV, बुक वाला ये तरतीब लगा रहा है जी। हमें भाई करंट का फार्मूला आ गया। आप स्टूडेंट्स इस करंट के फार्मूले को इस पहले फार्मूले में दर्ज करवा दें। ये वाला फार्मूला था एक रॉड की लेंथ पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का, मगर हमने क्या करना है, एक मूविंग चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला मालूम करना है। तो हम इसी फार्मूले को मजीद अपग्रेड कर रहे थे। इस फार्मूले में आप I की वैल्यू को दर्ज करवा दें। फार्मूला वो गिवन में आने के लिए अगेन लिख रहा हूं जी, F वाज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और स्टूडेंट्स आप यहाँ I की वैल्यू लिख दें, I की जगह ये सारा फैक्टर यहाँ आ जाएगा, F वेक्टर एज इट इज, I की वैल्यू हमारे पास NaQV एंड L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके जी, अब यहाँ हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन करनी है इस फार्मूले को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मैं आपसे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पूछूं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही है कि जी
ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इसके फार्मूले की बात करें, यूनिट वेक्टर के फार्मूले की, तो स्टूडेंट्स आपने यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला पढ़ा था दैट वाज ए का यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देना, तो आपको मिल जाएगा क्या, उसका यूनिट वेक्टर। हमने लेंथ वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में पुट कर देना है। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, हमने कहा लेंथ का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ की वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आप इस लेंथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दे। ओके जी, L इंटू एल कैप इज इक्वल टू एल वेक्टर। मैं लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना रहा हूं। एल वेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू एल कैप। आप एल वेक्टर की जगह ये वाला सारा फैक्टर पुट कर दीजिए। मैं इस वैल्यू को यहां दर्ज करवा रहा हूं। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया। दिस इंप्लाइज दैट फार्मूला फॉर फोर्स, इसी जगह मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं क्योंकि मुझे यहाँ दोबारा जरूरत पड़नी है। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू एन ए क्यू वी एज इट इज, और लेंथ वेक्टर किसके बराबर है, एल इंटू एल कैप। मैंने लिख दिया बराबर एल इंटू एल कैप क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपने इसे मजीद सिंप्लीफाई करवाना है, ठीक है जी। तो मैं इस फार्मूले को अपने लिए दोबारा कोड कर लूंगा। यहाँ इस फार्मूले को एक साइड पर मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं इसे दोबारा यूज कर सकूं कि हमने कहा एल वेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू एल कैप, और जगह बनाने के लिए मैं इस चीज को यहां से इरेज करवा रहा हूँ। इस फार्मूले में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप v और l को आपस में रिप्लेस करवा दें। v वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर है, और l वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और ये भी क्या स्केलर है। और हम जानते हैं स्केलर्स आर कम्यूटेटिव, इनकी जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो आप इनकी जगह चेंज करवा दें, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा f वेक्टर इज इक्वल टू एन ए क्यू, एल बाहर ले जाए और वी को इनसाइड कर लें। एल कैप एज इट इज और क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज। मैं यहाँ जो जिनकी जगह चेंज की है मैं इनको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैं वी को इनसाइड लेके आया और एल के मैग्नीट्यूड को हम बाहर ले आए हैं जी। नाउ हम यहाँ दूसरी बात करते हैं जी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है जी, यानी कि हम कह देंगे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। और स्टूडेंट्स, लेंथ यूजुअली इज अ स्केलर क्वांटिटी बट हियर वी कंसीडर लेंथ एज अ वेक्टर। और लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उस तरफ क्या है जी, लेंथ की डायरेक्शन है। और अगर हम इसको इस वायर को ध्यान से देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है स्टूडेंट्स, और लेंथ की डायरेक्शन भी यही है। हम कह सकते हैं इस केस में दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन है सेम है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है जी, सेम। ओके, अगली बात, अगर हम स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर की बात करें, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ इनका ये भी मतलब है दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। आप वी वेक्टर की बजाय लिखते हैं वी कैप और एल कैप, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों यूनिट वेक्टर है और दोनों डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन क्या है जी, एक ही जानब है, दोनों आपस में पैरेलल है। ओके जी। और स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम कहते हैं हर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। आप दुनिया के किसी भी वेक्टर को, दुनिया के किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर का नाम दे दें, यूनिट वेक्टर बना लें, तो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब है वी कैप की मैग्नीट्यूड भी कितनी है, 1, और एल कैप की मैग्नीट्यूड भी कितनी है, 1। तो हम यहाँ इक्वल वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हवाला दे सकते हैं जी कि हमने कहा कि एल कैप
और वी कैप दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 क्योंकि ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है जी, सेम है। तो हमने कहा बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या कौन से होते हैं? ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हें हमने नाम दे रहा है क्या स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर्स का। इसका मतलब है आप स्टूडेंट्स एल कैप की जगह वी कैप पुट कर सकते हैं जी। रीजन क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो आप क्या करें, ऊपर वाले फार्मूला में एल कैप की जगह वी कैप पुट कर दें, बाकी फैक्टर को आप एज इट इज रहने दें। हमारे पास फार्मूला आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन ए क्यू एल वी एज इट इज, जबकि एल कैप को हमने क्या कहना है जी, वी कैप, और क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज। नाउ हम इस फार्मूले की तरफ अगर ध्यान से देखें तो हमने कहा था L इंटू एल कैप इज इक्वल टू एल वेक्टर। इसी तरह इसी पैटर्न को देखकर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि V इंटू वी कैप इज आल्सो इज इक्वल टू वी वेक्टर। V की मैग्नीट्यूड साथ V का यूनिट वेक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट V वेक्टर बना रहे हैं। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके स्टूडेंट्स लिख सकते हैं क्या जी, V वेक्टर। जैसे हमने यहाँ एल कैप की जगह इसे लिख दिया वी कैप, बाकी फैक्टर एज इट इज क्रॉस बी वेक्टर, और ये आ गया एन ए क्यू एल इज इक्वल टू एफ वेक्टर। ओके जी, दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टूडेंट्स है उन तमाम चार्जेस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। मगर हमने स्टेटमेंट में कहा हुआ है फोर्स ऑन आ मूविंग चार्ज। आपने एक मूविंग चार्ज पर फोर्स मालूम करनी है। तो एक मूविंग चार्ज पर फोर्स कैसे मालूम करेंगे, आप अगर एक टोटल पर फोर्स मालूम जानते हैं, टोटल पर फोर्स मालूम कर चुके तो क्या करें, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को इस पर डिवाइड करें, एक चार्ज की फोर्स आ जाएगी। ठीक है जी, जैसे कि हमने कहा कि 10 चार्जेस, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड क्यू थी, 10 की क्या थी 10 क्यू। एक चार्ज की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, आप 10 क्यू को टोटल चार्ज यानी कि टोटल तादाद पर डिवाइड कर दें, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो इसी सिचुएशन को आपने यहां यूज किया कि एक चार्ज पर फोर्स की वैल्यू को मालूम करने के लिए क्या करें, टोटल नंबर ऑफ चार्ज को इस पर डिवाइड, टोटल मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ये टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स। तो हमने कहा फॉर ए सिंगल चार्ज फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये एफ एल है टोटल लेंथ पर, और ये सिंगल चार्ज के लिए आप एफ क्यू कह दें। और इस सारे फैक्टर को स्टूडेंट्स आपने टोटल नंबर ऑफ चार्ज यानी कि ए एल एन पर डिवाइड करवा देना। यहां से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स ए से गया, एन एन से गया और एल एल से गया। तो हमारे पास फोर्स का फाइनल फार्मूला आ गया, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज या ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। This is the final formula for the force on a single charge in a uniform magnetic field. Then this charge is moving in a magnetic field. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके हम केसेस की बात करेंगे और साथ इसकी फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे। और डायरेक्शन की बात करते हैं जी, इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं, यहां हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से के मुताबिक स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, V और B दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करवा देना है और फिर सीधे हाथ की फिंगर्स को V वेक्टर से B वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, कीपिंग थंब इरेक्ट। और रेक्टेड थंब क्या करेगा,
इस फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि v की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, v की डायरेक्शन ये है और b की डायरेक्शन अपवर्ड। आपने वहां इंडिकेट किया हुआ है कि जी v की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट साइड की तरफ है जबकि b की डायरेक्शन अपवर्ड है। जैसे हम यहाँ यूं इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये v की डायरेक्शन है और ये b की डायरेक्शन है। आप मैंने कहा ये v की डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये b की डायरेक्शन को शो कर रहा है। फोर्स चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? v से b की तरफ सीधे हाथ की फिंगर्स, इट्स माय राइट हैंड, सीधे हाथ की फिंगर्स कर्ल करें, कीप द थंब इरेक्ट, थंब को सीधा रखते हुए इरेक्ट थंब जिस तरफ होगा ये फोर्स की डायरेक्शन गुजार करेगा। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन आपकी जानिब है, जिससे मैं स्टूडेंट से कुछ यूं इंडिकेट कर सकता हूं। ओके, यहां भी हम क्या देख सकते हैं जी कि आपने कहा v से b की तरफ सीधे हाथ की फिंगर्स कर्ल की और थंब क्या ये है, इस पर ये फोर्स लग रही है। आप यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनिशियली चार्ज इस तरफ मूव कर रहा था मगर फोर्स ने क्या किया, उसको इस तरफ बेंड कर दिया। चार्ज इस तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप यहां से इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं जी कि स्टूडेंट्स जिस तरह से ग्रेविटी की फोर्स हमें डाउनवर्ड खींचती है, सेम एज मैग्नेटिक फोर्स एक मूविंग चार्ज को डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं खींचती बल्कि इसके पाथ को बेंड करती है। चार्ज राइट साइड की तरफ मूव कर रहा था मगर इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया। आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहां से आप एक चीज याद रखें स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को हमेशा एनर्जी नहीं देती है, क्या करती है जी, चार्ज को सिर्फ डिफ्लेक्ट करती है। अगर इस चार्ज पर लगातार फोर्स लगती रहेगी तो क्या करेगा, चार्ज सर्कल में मूव करेगा। इसको हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके मैक्सिमम और मिनिमम फैक्टर को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जी कि फोर्स की वैल्यू कब मिनिमम होगी और कब मैक्सिमम होगी। इस फोर्स के फैक्टर को डिस्कस करने के लिए यहाँ मेरे पास थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ से। मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स कब होगी, मैक्सिमम फोर्स की बात करनी है हमने। आप इस फार्मूले को कंसीडर करें, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म कर दें, क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर स्टूडेंट्स v और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एंगल होगा 90 और साइन 90 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है तो हम कहेंगे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप यहां लिख दें जी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री force will be maximum, that is equal to QVB and sine 90 is equal to 1 and 1 is the maximum value of sine QVB। ये है जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। अगर आप फोर्स की मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, आप साइन का वो एंगल लें जिस साइन के एंगल पर साइन की वैल्यू मिनिमम आ रही है और स्टूडेंट साइन 0 डिग्री पर 0 वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू देता है तो उस पर क्या होगी, फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी। आप कह सकते हैं इफ या एट एंगल इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री हो, आप यहां 0 पुट कर दे, हमारे पास फैक्टर है जी फोर्स का क्यू वी बी साइन 0 डिग्री और साइन 0 क्या होता है जी 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो फोर्स क्या होगी 0 यानी कि मिनिमम फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही है। हम इसको मैं चाह रहा था इसको डिटेल डिस्कस करें, हमने डिटेल डिस्कस किया है। राइट हैंड रूल के मुताबिक इसके मैक्सिमम और मिनिमम फैक्टर की बात की है। इस टॉपिक के हवाले से आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फ्रीली अच्छी तरह से बेधड़क आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं या कम्युनिटी मैंने आप बना दी है स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब की कम्युनिटी पर आप सवाल राइज कर सकते हैं जी। देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इतनी गर्मी में आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम टफ था, रूटीन टफ थी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जी मैं डेली दोनों लेक्चर्स अपलोड करूँ।
ठीक है जी, तो काइंडली सपोर्ट अस। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे आपके दुआएं से। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।